सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर की इम्पोर्टेंस हमें क्यों है या इसकी नीड क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है। देखिए, अभी तक आप लोगों ने प्रीलिमिनरी और प्राइमरी ट्रीटमेंट इसके बारे में रीड किया है। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट या प्राइमरी ट्रीटमेंट, कुछ बुक्स प्राइमरी ट्रीटमेंट ही सिर्फ नाम देती हैं। तो प्रीलिमिनरी में हमने सबसे पहले रॉ वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट में आया था वो गया था स्क्रीन्स में। स्क्रीन्स के बाद गया वो ग्रिड चैम्बर में, ग्रिड चैम्बर के बाद स्किमिंग टैंक, स्किमिंग टैंक के बाद वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक यहाँ तक जो यूनिट्स थी ये सब आती हैं प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट, या सिंपली हम उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर भी बोल सकते हैं। जैसे दिस इज रॉ सीवेज, रॉ वेस्ट वाटर। अब ये रॉ वेस्ट वाटर सबसे पहले स्क्रीन से पास होगा। ये स्क्रीन्स यहाँ पर लगी थी। स्क्रीन्स के बाद ये जो वेस्ट वाटर आया ये गया ग्रिड चैम्बर में। ग्रिड चैम्बर से पहले यहाँ पे शेडर्स लगे होंगे जहाँ से ग्रिड्स को बारीक किया जाएगा, फिर ग्रिड चैम्बर में उसको सेटल करवाया जाएगा। ग्रिड चैम्बर के बाद यहाँ पर आपने स्किमिंग टैंक पढ़ा था, राइट। स्किमिंग टैंक से ऑयल और ग्रीस को अलग कर लिया गया। स्किमिंग टैंक के बाद ये आता है सेडिमेंटेशन टैंक, या हमने यहाँ पर इसको स्पेशल एक नाम दिया प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इसलिए क्योंकि जब हम वेस्ट वाटर की बात कर रहे हैं तो वेस्ट वाटर में हमें सेडिमेंटेशन 2 बार करवाना पड़ता है। एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक स्किमिंग टैंक के जस्ट बाद, यहाँ पर 60% सॉलिड्स रिमूव हो जाते हैं और ऑलमोस्ट 40% हमारी बीओडी रिमूव हो जाती है। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में मोस्टली सॉलिड्स रिमूवल होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, कुछ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव हो जाएंगी। अब इसके बाद जो एफ्लुएंट यहाँ से आया प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से, इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। तो यहाँ तक ये सब पूरा आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर की कैटेगरी में, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब हम डायरेक्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, और इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर भी बोलते हैं। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो क्लियर वेस्ट वाटर आएगा जिसको हम बोलेंगे एफ्लुएंट फ्रॉम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब हमारे पास चॉइस है कि अब हम इसको किस टाइप की सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में किस यूनिट से हम इसको पास करवाएंगे। तो हमारे पास अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, सपोज ट्रिकलिंग फिल्टर, या चलो सपोज इसको मैं सिर्फ नाम दे रहा हूँ अभी सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट, इसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमन मेथड हमारी है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, दूसरी है ट्रिकलिंग फिल्टर, और एक SBR। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे आज इस लेक्चर में दैट इज़ ट्रिकलिंग फिल्टर की और इसका बेसिक। तो इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर में डिटेल में जाने से पहले जस्ट हमने अभी एक लेआउट देखा कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट किस प्लेस पर आएगा। स्किमिंग टैंक के बाद जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में सॉलिड्स सेटल हो गए और वाटर क्लियर हुआ, क्लियर वाटर या क्लियर एफ्लुएंट है, यहाँ से अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में वाटर आएगा, वेस्ट वाटर। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट मतलब कि ट्रिकलिंग फिल्टर जब हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो हमें इस ट्रिकलिंग फिल्टर या फिर ASP के बाद फिर से हमें एक सेडिमेंटेशन टैंक की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम बोलेंगे SST, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट, एज फॉर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट। अब SST जो है, यहाँ SST से जो वाटर क्लियर होकर निकला है इसको हम प्रोवाइड करवाएंगे टर्शरी ट्रीटमेंट। नॉर्मली टर्शरी ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर में काफ़ी कॉस्टली होता है, जो हमारी कंट्री में नहीं दिया जाता। टर्शरी ट्रीटमेंट मोस्टली, दिस इज टर्शरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, राइट।
तो टर्शरी ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्शन, क्लोरीनेशन, अल्ट्रा यूवी रेज ट्रीटमेंट ये सब आते हैं। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आज इस लेक्चर में देखते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में क्या है, इसका बेसिक्स क्या है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें राइज होते हैं, क्या इसका बेसिक कंसेप्ट होगा। ओके, सो नाउ वी स्टार्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट। ओके, सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। एक्चुअली इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? जब हम सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इट मीन्स कि यहाँ पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यहाँ कोई केमिकल यूज़ नहीं हो रहा है। इट मीन्स कि ऑर्गेनिक मैटर जो ऑलरेडी सीवेज में प्रेजेंट है या वेस्ट वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट के बाद अभी प्रेजेंट है, तो ऑर्गेनिक मैटर in the presence of microorganism and oxygen will degrade. It means कि जो microorganisms हैं means बैक्टीरिया, यहाँ पर इसका रोल प्रीडोमिनेंट होता है। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आपको रिमेंबर होगा, 3 टाइप के माइक्रोऑर्गेनिजम्स अभी आपको ध्यान में रखना है। एक एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, मींस खाते हैं। दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है जिंदा रहने के लिए, वो उन्हें हम कहेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया। तो फर्स्ट इज एरोबिक बैक्टीरिया, दैट aerobic bacteria live in presence of oxygen. Anaerobic bacteria live without oxygen. And third bacteria is known as a facultative bacteria. Facultative bacteria can live with oxygen and without oxygen, both, दोनों कंडीशन में वो जिंदा रह सकता है। तो ये 3 टाइप के बैक्टीरिया हैं और इसी को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर बोल रहे हैं। तो ऑर्गेनिक मैटर प्राइमरी सेडिमेंटेशन यूनिट में क्लियर होने के बाद जो वाटर आया है, उस वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर हमारे पास है, उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना है। और वो डिकम्पोज कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आइदर ये एरोबिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, एनारोबिक भी हो सकते हैं, फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया का इम्पोर्टेंस है। तो सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर को वो डिकम्पोज करेंगे, और फाइनली जब डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज करने पर वो क्या बनाएंगे? जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को खाएगा तो उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा प्लस वाटर प्रोड्यूस करेगा, और इसके साथ में वो कुछ नई बायो सेल्स बनाएगा, मतलब कि कुछ और नए बायोमास जिसको हम बोलते हैं, या बायो सेल्स, बायोमास भी कैन से, इसी को हम बोलेंगे स्लज। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये 2 प्रोडक्ट हैं, प्लस न्यू बायो सेल्स या बायोमास। और ये जो बायोमास है इसका रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ASP की बात करते हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की, तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम इसी बायोमास का कुछ पार्ट लेते हैं और वो वापस से हम एरेटर में उसको डाल देते हैं। वो हम ASP में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बायोमास है, बायोमास मतलब कि स्लज। तो एक्चुअली जो बेसिक कंसेप्ट है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का वो यही है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म की, दैट इज़ नोन एज अ सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम और अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। ये क्या है और इसका ट्रिकलिंग फिल्टर या ASP से क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। ये क्या है? सस्पेंडेड ग्रोथ और अटैच्ड ग्रोथ। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, एक्चुअली ये उसका बेसिक कंसेप्ट है।
मीन्स जब हम ट्रिकलिंग फ़िल्टर की बात करते हैं, ट्रिकलिंग फ़िल्टर में क्या है, अब हम ट्रिकलिंग फ़िल्टर में थोड़ा सा कंसेप्ट देखें। क्या होता है कि एक फ़िल्टर बेड होता है। फ़िल्टर बेड वही फिल्ट्रेशन टेक्निक्स के लिए जो हम सैंड और ग्रेवल यूज़ करते हैं। तो सैंड पार्टिकल्स और ग्रेवल पार्टिकल्स का यहाँ पर एक बेड होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फ़िल्टर मीडिया। अब ये फ़िल्टर मीडिया बन गया, पूरा एक बेड तैयार है, लेयर टू लेयर हमारे पास आ गई, ठीक है। ग्रेवल्स हैं, ग्रेवल्स के बाद उसमें फाइनर पार्टिकल्स भी हैं और कोर्सर पार्टिकल्स भी हैं। अब क्या होगा कि जो वाटर ऑलरेडी क्लियर्ड है प्राइमरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट से, तो जो पीएसटी एफ्लुएंट है प्राइमरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट से, जो एफ्लुएंट है वो एक पाइप के थ्रू इस फिल्टर बेड में आएगा। तो जो ट्रिकलिंग फ़िल्टर है उसमें एक्चुअली ये होता है, सर्कुलर होता है, और सर्कुलर ट्रिकलिंग फ़िल्टर में सेंटर से बीच में से एक पाइप आता है जिसमें से इनफ्लो आएगा और उस पाइप को ऊपर की तरफ फ्लो करवाया जाता है फिल्टर बेड के ऊपर। तो ये फ़िल्टर बेड है, ये सेंटर में पाइप है, यहाँ से आया और इसके बाद उसको स्प्रिंकल्स के थ्रू छोड़ दिया जाएगा फ़िल्टर बेड के ऊपर धीरे धीरे सेटल होने के लिए। तो यहाँ पर स्प्रिंकल्स लगे होंगे। ये स्प्रिंकल्स कैसे होते हैं ये अभी आपको डायग्राम में दिखेगा। यहाँ पर ये एफ्लुएंट पाइप से आया, इसको हम प्रेशर से यहाँ पर भेजेंगे और इसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्प्रिंकलर्स के होल्स होते हैं। क्या होता है कि जैसे सपोज़ ये एक पाइप है, स्प्रिंकल है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होल्स बने होंगे। जैसे ही वाटर इन होल से बाहर निकलेगा तो वो दोनों तरफ जो होल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और जैसे ही वो होल, सपोज़ ये स्प्रिंकल था, ये स्प्रिंकल के होल्स हैं, और अगर वाटर इस डायरेक्शन में निकल रहा है तो वो पीछे की तरफ धक्का देता है। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पर एक कपल क्रिएट होता है, एक फोर्स इधर आया, दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, और ये कपल क्या करेगा, स्प्रिंकल्स को रोटेट करेगा। तो इस टाइप से यहाँ पर ये स्प्रिंकल्स रोटेट होने लगते हैं। तो जो एक पाइप था उससे स्प्रिंकल्स जुड़े थे और ये स्प्रिंकल्स रोटेट होने लगे। क्यों रोटेट हुए? क्योंकि जो वेस्ट वाटर आया था पाइप से वो स्प्रिंकल से बाहर निकला और फिल्टर बेड के ऊपर वो स्प्रिंकल हो गया, ठीक है। यहाँ पे फव्वारे की टर्म्स में वो फिल्टर मीडिया के ऊपर आता जाएगा। तो अब ये फिल्टर मीडिया के ऊपर जब वाटर आता है तो यहाँ जो फिल्टर मीडिया है ऑलरेडी, मीन्स जो हमारे पास कोर्सर पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल कि एक पार्टिकल ये है, हम सिर्फ अगर एक पार्टिकल की बात करें, ये है फिल्टर मीडिया का पार्टिकल, ठीक है। इसको हम सैंड पार्टिकल्स बोल सकते हैं या फिर स्मॉलर कोर्सर पार्टिकल्स बोल सकते हैं। अब इसके ऊपर जब एफ्लुएंट आ रहा है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट से ट्रीट हुआ पानी जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो उस पानी के अंदर क्या है, उस पानी में है सॉलिड्स भी हैं थोड़े, और उसके बाद उसमें कुछ बीओडी भी है, ऑलरेडी बैक्टीरिया भी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे कि वो धीरे धीरे इस पार्टिकल के चारों तरफ एक फिल्म क्रिएट करेंगे। तो एक पार्टिकल ये था, ये दूसरा कोर्सर पार्टिकल है, यहाँ पर उसने एक फिल्म बनाई, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्लाइम लेयर, और या बायोमास फिल्म लेयर भी इसको हम बोलते हैं। तो स्लिम लेयर या बायोमास फिल्म लेयर, ये जो लेयर है एक्चुअली यही इम्पॉर्टेंट है इस ट्रिकलिंग फ़िल्टर का जो कंसेप्ट है इसमें, कि फ़िल्टर मीडिया के ऊपर वेस्ट वाटर आया, वेस्ट वाटर के आने से जो फ़िल्टर मीडिया के मीडिया है, पार्टिकल्स हैं, इसके चारों तरफ एक फ़िल्म क्रिएट होती गई, और ये फिल्म क्या करेगी, ये फिल्म इम्प्योरिटीज़ को, सॉलिड्स को बांध के रखेगी, अटैच करके रखेगी। तो इसीलिए हमने इसको बोला अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। तो अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम में एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो बायोमास की फिल्म बनी हुई है, एक स्लाइम लेयर बनी है, ये लेयर इम्प्योरिटीज़ को बांध के रखती है, और जब ये इम्प्योरिटीज़ को बांधेगी तो फाइनली जो वाटर है, इम्प्योरिटीज़ तो इस लेयर में आ जाएगी, इससे जुड़ती गई, अटैच होती गई, और बाकी का जो वाटर है वो धीरे धीरे
नीचे निकलता जाएगा। तो जो वाटर है वो क्लियर होता जाएगा और ये क्लियर वाटर फाइनली एक पाइप से बाहर कर लिया जाएगा। तो इसको फिर फाइनली हम भेजेंगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट में। तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट में फिर उसको सेटल कराया जाएगा, पार्टिकल्स और सॉलिड्स सेटल हो जाएंगे उसमें जो भी हैं। तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर के पीछे का बेसिक कंसेप्ट है। इट मीन्स वी कैन से दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर या वर्किंग ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर। तो वर्किंग ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर क्या है कि हमने एक फिल्टर मीडिया के ऊपर वाटर को अलाउ किया और वाटर को अलाउ करने से जो फिल्टर मीडिया है उस फिल्टर मीडिया के चारों तरफ एक फिल्म क्रिएट हुई और ये फिल्म इम्प्योरिटीज़ को बांध के रखती है। ये इम्प्योरिटीज़ को बांध के रखेगी, वाटर क्लियर होता जाएगा और जो क्लियर वाटर है उसको अलग कर लिया जाएगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट में। क्लियर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहली जो हमारा अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है वो हमें समझना था। तो अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम में क्योंकि वो यहाँ पर एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाई हुई एक लेयर बनी, फिल्म बनी और उसने इम्प्योरिटीज़ को अटैच किया। क्लियर। दूसरा आता है हमारा सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम ट्रिकलिंग फिल्टर में नहीं यूज़ होता या इसे हम कहें कि ट्रिकलिंग फिल्टर में सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम का कंसेप्ट नहीं है। तो इसका कंसेप्ट कहाँ पर आता है? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में, ASP में। तो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम कंसेप्ट यूज इन ASP एंड अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम कंसेप्ट यूज इन ट्रिकलिंग फिल्टर। अब सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम का जो कंसेप्ट है बहुत सिंपल है। ऑर्गेनिक मैटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी हैं। अब क्या करेंगे, एक एरेटर होगा। एरेटर ट्रीटमेंट यूनिट है जिसमें ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। अब ऑक्सीजन की सप्लाई से क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्टिव होंगे, वो डिग्रेड करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होगा, बनेगा और उसके साथ नई बायोमास क्रिएट होंगे या नई बायोसेल्स बनेंगी। ठीक है। अब नई बायोसेल्स बनने के बाद फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट में जाता है वाटर, वहाँ उसको सेट कराया जाएगा और वहाँ पे वो सेटल होते जाएंगे। तो सस्पेंडेड ग्रोथ, वहाँ पे वो फ्लोकुलेंट जो बायोमास होगा वो फ्लोकुलेंट नेचर का होगा। और फ्लोकुलेंट नेचर का मतलब है कि एक पार्टिकल दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा। जब एक नया पार्टिकल क्रिएट होगा 2-3 पार्टिकल्स को जोड़ के, तो फिर वो धीरे धीरे ग्रेविटी से नीचे की तरफ सेटल होगा। तो वहाँ पे ग्रेविटी एक्शन होगा उस बायोमास में। बायोमास फ्लोकुलेंट है, ग्रेविटी एक्शन है, नीचे की तरफ सेट हो रहा है। ये सारा कंसेप्ट आएगा हमारा सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम या ASP में, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक है। तो यहाँ 2 कंसेप्ट थे, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमारे जो बनते हैं कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में क्या कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, दैट इज सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। ट्रिकलिंग फिल्टर एक्चुअली बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट, दैट इज अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। बस। तो ये 2 चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अब हम ट्रिकलिंग फिल्टर को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अब हम एक लाइन डायग्राम देखते हैं। लाइन डायग्राम में प्राइमरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट, प्राइमरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट वही जो स्किमिंग टैंक के जस्ट बाद थी। इसके बाद यहाँ से जो वाटर आया एफ्लुएंट, वो एफ्लुएंट अब जा रहा है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में। सपोज अगर हम यहाँ ट्रिकलिंग फिल्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर में वाटर आया। ट्रिकलिंग फिल्टर में वाटर आया, उसके बाद उसको स्प्रिंकल्स के थ्रू बायोमास के ऊपर आया। वो बायोमास के ऊपर आके फिर वो धीरे धीरे फिल्टर होता गया, फिल्टर होके क्लियर हुआ। फिर कहाँ जाएगा ये वाटर? ये वाटर जाएगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट में। अब यहाँ पर जो वाटर है वो उसको थोड़ा रेस्ट कराया जाएगा, वहाँ से फिर सॉलिड्स अलग कर लिए जाएंगे। तो अब क्या होगा कि यहाँ से फिर हमको मिला वाटर, क्लियर वाटर जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक तो स्लज हमको मिल रहा है, जो सॉलिड्स यहाँ पे नीचे सेट हो चुके हैं, जिसको हम बोल रहे हैं स्लज। ठीक है। और दूसरा था हमारा क्लियर वाटर या इसको हम बोलेंगे एफ्लुएंट।
एफ्लुएंट फ्रॉम SST, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट यूनिट से जो वाटर क्लियर हुआ है। तो ये जो वाटर है, अब इसी वाटर का कुछ पार्ट रिसाइकल कर लिया जाता है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर और दूसरा आता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर और दूसरा है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। तो ये दो टाइप के फिल्टर जो हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर। तो स्टैंडर्ड और हाई रेट। स्टैंडर्ड में कोई रीसर्कुलेशन नहीं होता है, नो रीसर्कुलेशन ऑफ लिक्विड। यहाँ पर हम लिक्विड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो क्लियर्ड वाटर है उसी को रिसाइकल करते हैं, स्लज को नहीं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम जो स्लज है, जो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम से जो स्लज क्रिएट हुआ है, बायोमास क्रिएट हुआ है, उसका ऑलमोस्ट 30% हम वापस एरेटर में भेजते हैं। तो वहाँ पे स्लज को रिसाइकल किया जाता है। लेकिन जब हम ट्रिकलिंग फ़िल्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे स्लज को रिसाइकल नहीं किया जाता। ट्रिकलिंग फ़िल्टर में एफ्लुएंट को रिसाइकल किया जाता है, एफ्लुएंट का कुछ पार्ट। मतलब कि जो यहाँ पे क्लियर्ड वाटर आया है, ठीक है, इस क्लियर्ड वाटर का कुछ पार्ट हम वापस ट्रिकलिंग फ़िल्टर में भेजते हैं। तो यहाँ पे जो रिसाइकलिंग की जाती है ये हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर में की जाती है। स्टैंडर्ड या जो हमारे कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फ़िल्टर हैं उसमें रीसर्कुलेशन नहीं किया जाता, नो रीसर्कुलेशन ऑफ एफ्लुएंट फ्रॉम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट। और यहाँ पे रीसर्कुलेशन किया जाता है, रीसर्कुलेशन ऑफ एफ्लुएंट इज मस्ट। क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम रीसर्कुलेशन करते क्यों हैं। रीसर्कुलेशन ट्रिकलिंग फ़िल्टर में एफ्लुएंट का कुछ पार्ट जो वापस से ट्रिकलिंग फ़िल्टर यूनिट में भेजा जा रहा है, वो इसलिए भेजा जाता है, एक तो यहाँ पे कि जो प्रोसेस हो रही है ट्रिकलिंग फ़िल्टर में हम उसको कंट्रोल कर सकें। कंट्रोल कर सकें मतलब कि क्या और क्यों, ठीक है। अब इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। तो ऑब्वियस है कि इसके जो आंसर हैं वो ट्रिकलिंग फ़िल्टर के लिमिटेशंस में या स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फ़िल्टर के लिमिटेशंस पर। तो व्हाट आर वेरियस लिमिटेशंस ऑफ स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फ़िल्टर, पहले हम ये डिस्कस करें। देखिए, ये जो एफ्लुएंट आया था प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से, एफ्लुएंट फ्रॉम PST, ये एफ्लुएंट गया ट्रीट होने और यहाँ से स्प्रिंकलर्स, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंकलर्स, ये वर्टिकल स्प्रिंकलर्स नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे टॉर्क क्रिएट किया जाना है जिससे कि वो स्प्रिंकलर्स घूमें। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्प्रिंकलर्स होते हैं। फिर जब ये वाटर स्प्रिंकलर होगा, ठीक है, स्प्रिंकलर के दो फ़ायदे हैं कि एक तो ये एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में भी आता है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। फिर जब ये वाटर यहाँ टच होगा तो वही होगा कि एक फिल्म क्रिएट होगी जिसको हम बोल रहे हैं स्लिम लेयर या बायोमास लेयर, ठीक है। अब ये जो बायोमास लेयर है, सपोज़ ये बायोमास लेयर है जो अलग से क्रिएट हो गई, बायोमास लेयर ये है, ठीक है। अब अगर स्टार्टिंग है, जस्ट ट्रिकलिंग फ़िल्टर हमने स्टार्ट किया है, नई नई लेयर बनी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब उस पर लेयर चढ़ती गई, एक लेयर बनी, क्लॉगिंग की दिक्कत आ गई, ठीक है, तो क्या होगा, जो लेयर की थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब लेयर की थिकनेस ज़्यादा होने से क्या होगा कि अगर मैं इसको अलग से देखूँ तो सपोज़ ये लेयर थी और ये हमारा फिल्टर मीडिया है और ये है थिकनेस ऑफ बायोमास लेयर या स्लिम लेयर। तो क्या होगा कि जो थिकनेस ऑफ बायोमास लेयर है, यहाँ ऊपर तो ये एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो यहाँ पर
सफिशेंट ऑक्सीजन है। लेकिन जैसे धीरे धीरे हम इसकी थिकनेस में बॉटम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे दिस इज़ द लेक ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे सफिशेंट ऑक्सीजन। तो यहाँ दो जोन क्रिएट हो गए। एक जोन जो टॉप लेयर का ऊपर का है जहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर है क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, लेकिन जो नीचे का जोन है ये वाला, यहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई। अब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने से यहाँ पर एनारोबिक कंडीशंस बन गई। तो एरोबिक कंडीशन, एनारोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन मतलब कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक कंडीशन मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है, ख़त्म हो गई। तो ऑक्सीजन ना होने से यहाँ पे एनारोबिक इन्वायरमेंट बन गया। और एनारोबिक इन्वायरमेंट का जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज हम कहें अभी इस कंसेप्ट में वो ये है कि यहाँ पे एनारोबिक डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर का। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी हैं, बैक्टीरिया हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया भी होंगे। जब एनारोबिक बैक्टीरिया डिग्रेड करेंगे तो उसके साथ वो क्या बनाएंगे, एनारोबिक डिकम्पोजिशन में फोल गैसेस बनती हैं। फोल गैसेस बनने से जैसे फॉर एग्जांपल H2S, मीथेन, यहाँ पे ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ट्रिकलिंग फ़िल्टर में। और जो स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फ़िल्टर है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या होगा कि यहाँ पे क्लॉगिंग हो गई, स्लिम लेयर पूरे ऊपर बिछ गई, उसके बाद क्लॉगिंग हो गई और वहाँ पे बदबू आने लगी। बदबू आने के बाद वहाँ पे क्या होगा कि जो उड़ने वाले कीड़े हैं, फ्लाइज़ हैं, ठीक है, वो फ्लाइज़ और इंसेक्ट जो हैं उनका जमावड़ा हो जाएगा, उनकी बहुत ज़्यादा संख्या हो जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ट्रिकलिंग फ़िल्टर का। और इसको काफ़ी हद तक दूर किया गया जो HRT है, हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। तो हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर में क्या है कि जो वाटर होता है ये वाटर को कंट्रोल किया जाता है, उसके डिस्चार्ज को। क्या होगा कि अगर हमें ये फिल्म लेयर को तोड़ना है, ब्रेक करना है, क्योंकि उसकी थिकनेस ज़्यादा हो गई है या क्लॉगिंग हो गई है, हम उस क्लॉगिंग को हटाना चाहते हैं ऊपर की लेयर को, जिससे कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो नीचे तक चली जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेयर की थिकनेस को कम करना पड़ेगा, या फिर हम कहें कि हमें कहीं से उसमें एयर प्रोवाइड करवाना पड़ेगी। तो ये एयर प्रोवाइड करवाने का एक तरीका ये, बिकॉज हम जब पूरे एक बड़े ट्रिकलिंग फ़िल्टर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम तेज़ी से पानी यहाँ वेस्ट वाटर इसमें डालें, मतलब कि अगर हम वॉल्व कंट्रोल करें, रेट जो है उसको हम ज़्यादा कर दें, तो रेट ज़्यादा करने से क्या होगा कि वो हाई वेलोसिटी से आएगा और उसके बाद ये कहीं कहीं इसको पंच करेगा स्लाइम लेयर को, और पंच करने से क्या होगा कि वहाँ पे ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ने से यहाँ पर एरोबिक कंडीशन मेंटेन रहेगी, क्योंकि एरोबिक ट्रीटमेंट में हमें बस ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, चाहे वो कोई सी भी ट्रीटमेंट यूनिट हो। अभी आप ऑक्सीडेशन डिच या ऑक्सीडेशन लेगून्स भी पढ़ेंगे तो उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि साहब हमारी जो नीचे के लेयर्स हैं वहाँ पे हमारा एनारोबिक कंडीशन मेंटेन ना हो, वहाँ भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो। इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार तालाबों में या फिर जो लेक्स हैं वहाँ पे फाउंटेन्स लगा दिए जाते हैं, स्प्रिंकल्स लगा दिए जाते हैं, ताकि जो नीचे का पानी है वो वापस एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन में आए, फिर वो ऊपर आए, फिर वो नीचे सेट होगा तो फिर नीचे का पानी निकल के ऊपर ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो और वो नीचे आए। मतलब कि पूरा जो जोन है वो एरोबिक कंडीशन वहाँ पर बनी रहे। तो इसीलिए हमें हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ी। तो स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फ़िल्टर में जो लिमिटेशंस थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फ़िल्टर में सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज था वो यही कि यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन हमारी डेवलप हो जाती है स्लिम लेयर के बॉटम जोन में। इसको दूर करने के लिए हमें कुछ प्रोविज़न्स चाहिए कि हमारा वॉल्व कंट्रोल हो यहाँ पे जो वेस्ट वाटर है। तो वॉल्व कंट्रोल होने से ये स्लिम लेयर पंच हो और ऑक्सीजन वहाँ पे सफिशिएंट प्रोवाइड होती जाए। ठीक, अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक लोडिंग या सरफेस फ्लो लोडिंग। हाइड्रोलिक लोडिंग क्या चीज़ है, जो सपोज़ ये हमारा ट्रिकलिंग फ़िल्टर है। ट्रिकलिंग फ़िल्टर फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ ये सर्कुलर शेप में है, इसका डायग्राम आपको अभी स्क्रीन पे दिखेगा सही, ठीक है। यहाँ पर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं और ये स्प्रिंकलर्स
ये जो फिल्टर बेड है, इस फिल्टर बेड के ऊपर वाटर को स्प्रिंकल करना है और यहाँ ये एक सेंट्रल पाइप होगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा कि यहाँ से वाटर आए और इसे स्प्रिंकल के थ्रू इधर जाए। यहाँ पे आपको गैप दिखेगा कई बार। ये जो गैप है एक्चुअली दिस इज़ फॉर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, कि यहाँ से एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन है वो इस पूरे फिल्टर बेड में नीचे तक की लेयर्स के लिए मिलती जाए। ऑक्सीजन यहाँ पर एटमॉस्फेयर से लेयर के हर एक हिस्से में जाए, क्योंकि एरोबिक कंडीशन मेंटेन करना ही सबसे बड़ा टास्क है। एरोबिक कंडीशन अगर मेंटेन होगी तो कोई ऑब्जेक्शनेबल गैसेस नहीं होंगी, ऑब्जेक्शनेबल गैसेस नहीं होंगी तो कोई फ्लाई और इंसेक्ट्स इनका हमला नहीं होगा। ये तब आते हैं जब गैसेस क्रिएट हो गई, बाय प्रोडक्ट्स बन चुके हैं एनारोबिक कंडीशंस वाले, तो उससे जो इंसेक्ट्स हैं वो खींचे चले आएंगे। तो एरोबिक कंडीशन मेंटेन करने के लिए हम यहाँ चारों तरफ गैप देते हैं। अब सरफेस फ्लो लोडिंग मीन्स जो सरफेस है, सरफेस ट्रिकलिंग फिल्टर का, उसके ऊपर जो लोडिंग आ रही है वो लोडिंग एक्चुअली ये डिज़ाइन पैरामीटर है। जब हम फिल्टर मीडिया डिसाइड करते हैं, उसकी थिकनेस डिसाइड करते हैं, हमें एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड करना है, डायमीटर डिसाइड करना है ट्रिकलिंग फिल्टर का, और ये सब किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि जो टोटल प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से कितनी रेट का वाटर आ रहा है। तो अगर यहाँ से जो वाटर आ रहा है सपोज Q, और इसको मैंने नाम दिया सपोज Q1 इसलिए क्योंकि वो फर्स्ट ट्रीटमेंट यूनिट से आ रहा है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन और प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से। तो ये जो Q1 है, ये Q1 यहाँ पर सप्लाई किया जाएगा चारों तरफ ऊपर, ठीक है। अब अगर ये स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फिल्टर है तो ये Q1 कंट्रोल नहीं होगा, Q1 ही यहाँ पे सप्लाई होगा और यहाँ से Q1 निकलेगा और एफ्लुएंट भी यहाँ से Q1 रहेगा जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा। लेकिन अगर ये हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है तो यहाँ पे Q1 जब ऊपर गया तो यहाँ से जो पार्ट निकला, सपोज़ ये Q1 था, अब इसी को हमें रीसर्कुलेट करना पड़ेगा। इसी पार्ट में से कुछ अमाउंट हमने सपोज़ Q डैश, जिसको हमने सपोज़ नाम दे दिया QR, दैट इज़ रिसाइकल्ड एफ्लुएंट। तो जो टोटल लोडिंग है इस सरफेस पे वो चेंज हो जाएगी, वो लोडिंग Q1 नहीं रहेगी। तो जब हम HRT की बात करते हैं तो HRT में सरफेस लोडिंग Q1 नहीं होती, Q1 प्लस QR। और जब हम स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फ़िल्टर और हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर, तो स्टैंडर्ड ट्रिकलिंग फ़िल्टर में सरफेस लोडिंग जो है वो Q1 टर्म्स की से ही डिफ़ाइन होगी और HRTF में वो Q1 प्लस QR से डिफ़ाइन होगी। क्लियर? वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग, ये हमारा सेकंड डिज़ाइन पैरामीटर आता है जब हम ट्रिकलिंग फिल्टर की डिज़ाइन की बात करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग में ऑब्वियस है कि ये वॉल्यूम से कनेक्टेड है और सरफेस लोडिंग में वो सरफेस या एरिया से कनेक्टेड था जो अभी आपने देखा। वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग में जितना भी वाटर यहाँ पर आ रहा है ऑलरेडी, अब यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि हम BOD की बात करते हैं इन दोनों पैरामीटर में, लेकिन BOD जो है वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो एफ्लुएंट आया है उसमें जितनी BOD है उसी BOD की बात की जा रही है। ट्रिकलिंग फिल्टर कितना एफिशिएंट है, वो कितनी BOD रिमूव करेगा, इसकी बात अभी दोनों पैरामीटर में नहीं है। वो एक्चुअली इफ़िशियंसी वाली टर्म्स में आती है जब हम इफ़िशियंसी की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रहे कि ये जो BOD यहाँ पर आपको फार्मूले में दिख रही है वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग के, ये BOD भी इनकमिंग फ्लो या वी कैन से एफ्लुएंट कमिंग फ्रॉम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जितना एफ्लुएंट में BOD बची हुई है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जो दो पैरामीटर थे हमारे, एक सरफेस लोडिंग, दूसरा वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग। अब इन दोनों पैरामीटर का एक्चुअली यूज़ कहाँ पर है? ऑब्वियस है सरफेस लोडिंग से हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर, सरफेस एरिया। वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग से हमें मिलेगा वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, तो वी कैन से हाइट। हम हाइट निकाल सकते हैं फिल्टर मीडिया की।
तो यही डिज़ाइन होती है कि डिज़ाइन में हमें अगर हमें हमारे पास बिकॉज लोडिंग हमें क्यू ऑलरेडी हमारे पास है कि कितना डिस्चार्ज आना है जिसको हमें ट्रीट करना है, तो क्यू जब आपको मालूम है और एक स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू मैनुअल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मैनुअल्स हैं उसमें ऑलरेडी हमें डिफ़ाइन किया हुआ है। जब आप CPSW की वेबसाइट पे जाते हो वहाँ भी आपको मैनुअल्स मिलते हैं डिज़ाइन के, तो ये उसमें आपको क्लियर दिया जाएगा, रेट दी जाती है कि सरफेस लोडिंग हमें का रेंज कितना है, वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग की रेंज कितनी है। जब हम एक स्टैंडर्ड अडॉप्ट करते हैं तो उससे हमें एरिया मिल जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग से हमें मिल जाएगा वॉल्यूम, एरिया मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, तो हमें मिल जाएगी हाइट ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर।